हेलो भारत के वीरो, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी 10th की प्रिपरेशन। तो आज है हमारा वीडियो लेक्चर सेशन 2, जो कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन आई का। तो देखिएगा, जैसे वीडियो लेक्चर आपने बंद देखा था, इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग वन शॉर्ट वीडियो की तरह 10 क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और देखिएगा, आपके सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो जिस तरीके से आप स्क्रॉल करते रहते हैं ना शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, और आपको पता नहीं चलता कि 1 घंटा आपका गुजर चुका है, शॉर्ट वीडियो देखे जा रहे थे, तो ये फोकस्ड कर लो सही जगह पे, आपका सही मार्क्स आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हुए तो उनको भी बहुत कुछ का आइडिया हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सही जगह अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो सही चीजें आपके साथ होगा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 1, व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, स्टेट इट्स कॉज, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डिस्पर्सन ऑफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें बेटा, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म पे इंसिडेंट करते हैं तो ये डिफरेंट कलर में स्प्लिट होता है, एंड दैट फिनोमेनन इज नेम्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसका कॉज क्या होता है बेटा, कॉज यही है कि हर लाइट के जो कलर है ना, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और क्वेश्चन को समझना। तो ये आपके लिए प्रिज्म लेकर आया हूं, और ये प्रिज्म में देखिएगा कुछ इस तरीके से चीजें हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से हमने क्या इंसिडेंट किया, व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट जैसे ही हमारा प्रिज्म है, ये हमारा क्या है बेटा, ये प्रिज्म है, और ये प्रिज्म एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं किसमें, डिस्पर्जन में, है ना। तो प्रिज्म आपको बताया, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे कैसा बेटा, व्हाइट लाइट। अब जैसे ही प्रिज्म पे गया तो ये स्प्लिट हो गया डिफरेंट कलर्स में। और कितने कलर्स में स्प्लिट होते हैं, 7 कलर्स में स्प्लिट होते हैं। और ये जो हम लोग स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं ना, ये 7 कलर, ये कुछ इस ऑर्डर में होता है, विवग्योर। किस ऑर्डर में होता है बेटा जी, विवग्योर। ये 7 कलर कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न ऑफ ऑब्जर्वेशन जरूरी है। क्या सर इसको उल्टा लिख सकते हैं, सर विवग्योर को उल्टा लिख सकते हैं? सर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बताता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब हर चीज का ना एक सीक्वेंस होता है ना। देखो अगर मान लीजिए मैं बात करूं, विवग्योर को उल्टा लिख सकते हैं क्या, तो नहीं। देखो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप लिखते हो ना विवग्योर, क्या लिखते हो बेटा, विवग्योर लिखते हो, तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप मुझे बताओ कि सबसे दूर से दिखाई देने वाला लाइट कौन सा है, वायलेट या फिर रेड कलर। ऑब्वियस सी बात है, आप देखते हैं डेंजर सिग्नल्स के लिए एरोप्लेन्स के अंदर, या रेड सिग्नल जो रेड लाइट होती है, तो वहां पे जो ट्रैफिक लाइट्स के अंदर कौन सा स्टॉप करने के लिए यूज करा जाता है, रेड को। क्यों, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है, अगर हम विजुअल कलर्स की बात करें, वो जो 7 कलर्स है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है बेटा, रेड कलर को। और उसके वजह से उसके जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन का मतलब ये इंसिडेंट इस तरीके से आ रहा था, इसको जाना इधर चाहिए था, तो इसका डेविएशन जो है ना इस पॉइंट से सबसे कम होगा। तो डेविएशन इसका कम होगा, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो जाएगा, वायलेट कलर का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डेविएशन जो होता है सबसे कम जो होता है रेड का होता है, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट का होता है। ओके, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे कम डेविएट कौन करता है, रेड कलर करता है। इसलिए हम ऑर्डर इस तरीके से कुछ रखते हैं नीचे से ऊपर, तो उल्टा नहीं लिख सकते। और जब इधर से इधर जाते हैं ना, तो एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ओके, और यहां से जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मैं लिखूंगा ना वेवलेंथ, क्या लिखूंगा, वेवलेंथ, तो देखो बेटा क्या है, बेसिकली इसमें टर्म है लेंथ। क्या है, लेंथ। किसके द्वारा लेंथ बेटा, वेव के द्वारा चले गए लेंथ को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वेव इज नेम्ड एज वेवलेंथ। और 1 अपॉन टाइम आप लोग जानते हैं क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया C इंटू एफ, ये फॉर्मूला आ गया C इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ, C इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। इधर डिवाइड में लाओगे तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। मतलब लेफ्ट से राइट विवग्योर में इधर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है और इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। अगर ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा विजुअल लाइट के लिए
3800 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितना होता है। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्पर्जन का मतलब होता है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू its constituent colors, that means 7 color of light, and its arrangement is named as dispersion. Okay, और ये ऐसा क्यों होता है बेटा? Due to different wavelengths of the light having the different colors, मतलब different colors जो है different wavelengths होता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? Name the muscles present in the human eye which enable it to focus on objects at varied distances। मतलब कि क्या कह रहा है कि आप वो मसल्स का नाम बताओ जो रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन आई में किस चीज के लिए बेटा? फोकस करने के लिए एट डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा? सिलेरी मसल्स, जो हमें फोकस करने में हेल्प करता है। आगे क्या कह रहा है बेटा? That is distant as well as nearby objects. Explain how it happens. अब आपसे ये भी पूछ रहा है कि ऐसा कैसे होता है। तो देखिए, जब भी आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलेरी मसल्स आपका क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। इसलिए बोला जाता है ना कि आप अगर मान लीजिए छत पे जाके आसमान में इनफाइनाइट डिस्टेंस को देखते हैं तो आपका आई जो है रिलैक्स होता है और आई के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लीजिए आप लाइट की तरफ जोर से देख लो, या लाइट जल रही थी रूम में, आराम से रूम में आप बैठे थे और अंधेरा का टाइम है, आपने सारी लाइट बंद कर दी, तो देखते हैं थोड़ी देर के लिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो जो है ना सिलेरी मसल्स, वहां पे क्या होता है बेटा? वहां पे आपका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, अचानक से कम होना है, उसको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, तो लेंस जो है थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए उसको टाइम कंज्यूम करता है वो, ठीक है ना। तो थोड़ी देर आपको कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देता है, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो सिलेरी मसल हमारा रिलैक्स होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है और लेंस हमारा थिनर हो जाता है। लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट देते हैं तो लेंस क्या हो जाता है बेटा? थिक हो जाता है और फोकल लेंथ शॉर्टर हो जाता है, इसलिए आपको क्या होता है? स्ट्रेचिंग फील होता है। चलिए यहाँ पे आपको चीजें लिखा हुआ है, तो अगर किसी को चाहिए कि हमें इस पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो आपके अच्छे नोट्स के फॉर्मेट में हर कंसेप्ट को टच करते हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम के डायग्राम के बेसिस पर समझते हैं। देखना इस बात को कि जब हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारा सिलेरी मसल्स मस्त रिलैक्स्ड है, हमारा लेंस क्या होगा बेटा? थिन हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो क्या हो रहा है? ये देख रहे हो आईज में क्या हो रहा है? सिलेरी मसल्स यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्कुल तना हुआ है, और ये क्या हो गया? लेंस थिक हो गया। तो ये वाला डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे लेंसेस थिन हो जाता है। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं आई हमारा रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पे आई क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है? लेंस हमारा थिक हो चुका है। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या कह रहा है? स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब यहाँ पे देखो यार, क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है ना, उसके बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेशन लेना है। ओके, कह रहा नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन डिपिक्टेड इन द डायग्राम, है ना, स्टेटिंग दैट द पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशंस। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारा आई है ना, अब आई को क्या कर रहा है? देखो जरा, आई का डायग्राम तुम्हारे बुक में क्या होता है? कुछ ऐसा ही होता है। अब ध्यान से देखो कि एकदम जो रे आया छेद करके ससुरा एकदम दूर पार कर गया ऐसे। अब जब दूर पार कर गया ना, तो यहां पे देखो ध्यान से कि यहां पे जो रे है बाहर निकल गया आई से, मतलब कि दूर का। दूर मतलब क्या बेटा? सब कुछ सही चल रहा है। नजदीक वाला गड़बड़ है, दूर का सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि आई से बाहर चला गया मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, तो ये आई से बाहर जा रहा है। और जब बाहर जा रहा है ना, दूर का सब कुछ सही चल रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? फार साइडेंस, मतलब दूर का सब कुछ सही चल रहा है लेकिन नजदीक वाला सब कुछ बढ़िया आपको दिखाई नहीं दे रहा। दूर वाला मस्त चल रहा है, दूर वाला आपका मस्त चल रहा है, मतलब दूर वाला दिख रहा है लेकिन नजदीक वाला नहीं दिख रहा है। तो नजदीक लाने के लिए आप क्या यूज करोगे? ऑब्वियसली कन्वर्ज कराओगे लाइट को। तो कन्वर्ज का मतलब कौन सा लेंस यूज करोगे? कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करोगे बेटा? सॉरी, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग बोल लेते हैं क्या? कन्वर्जिंग लेंस। तो ये सिंपल सी बात है कि जब बाहर चला जाए तो ये हम लोग क्या बोलते हैं। और मान लें इसी केस में अगर अंदर हो जाता ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
अगर ये अंदर ही रह जाता है यहीं पे, तो इसका हम लोग अलग डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात है, हाइपरमेट्रोपिया। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा बेटा कौन सा, फारसाइडेंस और यू कैन से हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा क्यों होता है अभी मैंने आपको बता दिया, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है और आई बॉल जो होता है वो छोटा हो जाता है, तो आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, और इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लगाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई। अब देखिए बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है, एडजस्ट करने की क्षमता। एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करने की क्षमता, किस चीज को, फोकस को। तो ह्यूमन आई के जो फोकस को एडजस्ट करने की क्षमता होती है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज नोन्ड एज एबिलिटी ऑफ आई हैंड। क्या है बेसिकली, एबिलिटी ऑफ आई, किसके लिए, डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। तो वो एडजस्टमेंट क्या कहलाता है, पावर एकोमोडेशन। तो यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस to adjust its focal length so as to clearly focus rays coming from the distant as well as nearby objects on the retina is called the power accommodation of the eye. Okay? अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन किए जिसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबल देखें कि फोकस करने के लिए जो चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेम द पार्ट का, सिलेरी मसल्स which play a major role in the process of power accommodation, and explain what happens when human eye focus nearby objects and distant objects। आपको बता दिए थे कि जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स फोकस करोगे और फार ऑब्जेक्ट फोकस करोगे तो क्या हो जाएगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में हमारा लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ शॉर्टर हो जाता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है और लेंस थिनर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर क्वेश्चन बार बार देखेंगे तो इस टाइप से रिपीट हो रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बेटा, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। On this diagram, mark A where dispersion of light occurs, B where internal reflection occurs, C where refraction of the light occurs. List the two necessary condition of the observation of a rainbow. Okay, चलिए अब यहाँ पे सिंपल सी बात है यार कि जब भी सन में से जो लाइट निकलती है वो कैसे निकलता है बेटा, व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट हुआ ना तो कुछ ड्रॉपलेट्स हवा में रह जाता है, और वो जब पानी है ना वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है तो सन से कैसा लाइट आया, व्हाइट लाइट। अब जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट से क्या हुआ, वो व्हाइट लाइट, आपको पता है जब प्रिज्म से टकराती है तो क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आपका बन गया कितने, 7। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बन गया। अब वो कहां पे बिक गया बेटा, ये पॉइंट बी पे। अब जब जैसे ही बी पे टकराया ना तो अंदर ही घूम गया, और अंदर घूमने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं TIR। तो ये हो गया भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां से क्या हो रहा है, फिर से डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, तो डेंसर से रेरर मीडियम में गया ना तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जहां पे ट्रांसपेरेंट ऑफ द टू मीडिया, ट्रांसपेरेंट ऑफ द टू मीडिया, जहां से लाइट क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है मीडियम को, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये सी हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, बी हमारा TIR हो गया, और ये हमारा डिस्पर्सन हो गया। ओके, तो उसको इस डायग्राम में कुछ दिखा हुआ है, सन से व्हाइट लाइट आई, यहां से स्प्लिट हुआ, और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से हमारा डिस्पर्सन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हेन डू वी सी दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कब हम लोग देखते हैं बेटा, हाइपरमेट्रोपिया हम लोग तब कहते हैं कि फार ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्लियरली देख पाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्लियरली देख नहीं पाता है। उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया होगा। कॉज आप लोग जानते हैं, कॉज का मतलब क्या होता है बेटा, इसका रीजन ये है कि इसका जो आई बॉल है टू स्मॉल हो जाता है और फोकल लेंथ क्या हो जाता है बेटा, लार्जर हो जाता है। ओके, आगे क्या कर रहा है, लिस्ट द टू कॉज, नेम द लेंस यूज्ड। अब दूर का सब कुछ सही चल रहा है, नजदीक करना है, तो नजदीक के लिए कौन सा यूज कर लो बेटा जी, कन्वर्जिंग लेंस, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स फर्दर देन 12 मीटर फ्रॉम द आई क्लियरली। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम and the lens that should be used to correction of this defect. Illustrates with the help of diagram how this lens will correct the defect of the vision. अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 12 मीटर का है ना,
मस्त कह रहा है कि 12 मीटर का जो दूरी है उससे ज्यादा देख नहीं पा रहा है, मतलब उसका जो देखने का रीजन है ना वो 12 मीटर के रीजन तक, मतलब उसका जो दायरा है देखने का वो सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर तक देख पाता है, उसके बाहर देख ही नहीं पा रहा, बियॉन्ड नहीं देख पा रहा, मतलब नियर बाय सब कुछ सही चल रहा है 12 मीटर तक, उसके बाद की चीजें नहीं देख पा रहा है। तो बाद वाला नहीं देख रहा, नजदीक वाला सब कुछ सही है, दूर वाला सही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कौन सा, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, मायोपिया। क्या बोलते हैं बेटा, मायोपिया। ओके, तो इसको, इस डिफेक्ट का आपको नाम पता चल गया होगा, क्या बोलते हैं, मायोपिया। इन दिस केस पर्सन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट फादर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। अब इसको करेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली दूर का देखना हमें, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या हुआ, रेज आई, देखो ये हमारा आई है ना, अब यहां पे क्या होगा, ये अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां से हमारा जो होता है कन्वेक्स लेंस, यहां से रेज आई कन्वर्ज होगी, रे आई कन्वर्ज होगी, तो यहां पे एरो लगाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये रेटिना के पहले ही बन जाता है, तो रेटिना के पहले बन जाता है, आपको दूर रे भेजना है, रे किधर भेजना है, दूर भेजना है। तो दूर भेजने के लिए आप क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे ना, तो डाइवर्जिंग लेंस लगा दीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। तो मस्त यहाँ पे इसके पाथ में जब लगा देंगे तो ये रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, तो यहाँ पे बनने लग जाएगा, तो ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा, मायोपिया वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाइपरमेट्रोपिया के 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर करा दिया, सिलेरी मसल्स का भी हो गया, तो ये चीजें आपको सही चल रहा हो। ओके, तो एक्चुअली यार यहाँ से ना लाइट चली गई थी तो कैमरा बंद हो गया था, तो इसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए बेटा क्या कह रहा है, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, हाउ वुड यू द स्काई अपीयर्स इन द अब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाई डज द स्काई अकर्स ब्लू कलर, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो ब्लू कलर दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जब लाइट स्कैटर्ड करता है ना बेटा, उसकी वजह से क्या होता है, लाइट स्प्रेड करता है, और स्प्रेडिंग की वजह से क्या होता है, जैसे सनलाइट आ रहा है वैक्यूम में से, और वैक्यूम से आता है क्या हो रहा है बेटा, डस्ट पार्टिकल है, गैसेस पार्टिकल है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्कैटरिंग इंक्रीज हो जा रहा है, और उसकी वजह से आपको स्काई जो कलर है वो कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको मैंने बताया था कि जो व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट जब आती है तो ये कितने कलर्स में डिफरेंट होता है बेटा, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में विवग्योर। आपको याद होगा क्या होता है बेटा, विवग्योर। अब जब विवग्योर कलर को देखते हैं ना तो इसमें क्या होता है, इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम होगा, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन करेगा, वायलेट। लेकिन वायलेट इंडिगो का कलर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जो कि उतना स्कैटर्ड नहीं दिखा पाता और हमें विजुअल नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाता है बेटा जी, ब्लू कलर। और ये मच मोर क्या होता है, स्कैटर्ड करता है, और इसके वजह से क्या होता है, आपको ब्लू कलर अपीयर होता है। तो आपको समझ आया होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड विद द गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड एयर पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, राइट। तो ये समझ आया होगा कि ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। आगे चलते हैं कि अगर मान लीजिए अर्थ एटमॉस्फेयर को रिमूव कर देते हैं, तो अर्थ एटमॉस्फेयर को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कोई वहां पे तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो आपको सिंपल ब्लैक कलर दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्लैक। तो कोई भी अगर नहीं है एटमॉस्फेयर तो सिंपल आपको कैसा दिखेगा, ब्लैक, जस्ट लाइक इन अ स्पेस बिकॉज देयर वुड बी नो एयर स्प्रेड द सनलाइट, है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका मस्त ढंग से सारा कुछ लिखिएगा और अपने हैंड रिटन लिखिए, ताकि आपको चीजें प्रैक्टिस हो जाए और लर्न सा हो जाए। जैसे एक बार अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, 1-2 बार देख लीजिएगा ना, आपको चीजें याद सा हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ फोकल लेंथ -2.5। ध्यान रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्जर्वेशन। माइनस बोल रहा है, नेगेटिव, तो आपको ये बातें पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है बेटा, कनकेव लेंस। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है बेटा जी, कन्वेक्स लेंस के लिए। ओके, आगे क्या कह रहा है, नेगेटिव मतलब क्या है कि उस बच्चे के या कोई भी पर्सन है, उस पर्सन को कौन सा लगा हुआ स्पेक्टिकल्स, नेगेटिव फोकल लेंथ का, मतलब कनकेव लगा हुआ। कनकेव लगा हुआ है तो कनकेव हम लोग आंखों में कब लगाते हैं बेटा, जब हमारा किस चीज का प्रॉब्लम हो जाए, दूर का प्रॉब्लम हो जाए, मतलब नजदीक वाला सही है, दूर वाला गड़बड़ हो गया है, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, मतलब मायोपिया का प्रॉब्लम है, और इसमें हम लोग कनकेव लेंस का यूज करेंगे दूर का सही करने के लिए, दूर का दिखाई देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ऑफ द आई सफरिंग फ्रॉम। तो निगेटिव होगा, कनकेव लगाए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, मायोपिया होगा। क्या होगा, मायोपिया होगा। ओके, नजदीक का सही है, दूर का पंगा है।
तो क्या हो जाएगा बेटा, मायोपिया। विच लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन, ऑब्वियसली कनकेव समझ गए, यहां से समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्या रखा है, कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस। सिंपल सा लो यार, पावर का फार्मूला, लेंस के पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f, ध्यान रखिएगा, इन मीटर। मीटर में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, और सेंटीमीटर में लिखना तो क्या करेंगे, 100/f इन सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं, हमें गिवन केस में था मीटर में, तो पावर कितना आ जाएगा बेटा, 1/-2.5 विच इज इक्वल्स टू 10/25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.4 डायोप्टर। तो अब सिंपल सी बात है, किसी भी अपने दोस्त का या आस पड़ोस का किसी को पूछेगा, अगर उसका पावर निगेटिव है तो पक्का उसका क्या पंगा होगा बेटा, दूर का नजदीक, नजदीक का दिखाई दे रहा होगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब कि क्या, उसको हम लोग बोलेंगे मायोपिया। और जिसका पावर पॉजिटिव होगा तो उसका नजदीक का पंगा होगा, दूर वाला उसका सही होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। तो हम ना यहां से आप समझ पा रहे हो, तो किसका क्या प्रॉब्लम है, दूर का प्रॉब्लम है कनकेव लेंस दे दो, नजदीक का प्रॉब्लम है कन्वेक्स लेंस दे दो, खोल दो चश्मे की दुकान यार, बन गए आप डॉक्टर, तो इतना बन ही गए, चश्मे की दुकान खोल सकते हो, है ना। तो ये वाला पार्ट क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बेटा, A person may suffers from both myopia and hypermetropia। ओहो हो, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया। तो ये जनरली कब होता है पता है आपको, जब आपका एज जो है ढलने लग जाएगा समय समय के साथ, है ना, एज ढलने लगी है ना, तो आपका सैलरी मसल्स क्या हो जाता है, वीक होने लग जाता है। और सैलरी मसल्स जब वीक होता है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। और इस केस में ना हम दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज करके हम लोग लेंस डिजाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाइफोकल लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस इसको बोल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होता है जिसको ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। खैर वो बात की बात है, लिखना है तो लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, अस्टिग्मेटिज्म। बट हम लोग का जो सिलेबस में यही 3 है, तो आपको समझ आएगा कि जब दोनों पर्सन जो दोनों प्रॉब्लम से सफर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइफोकल लेंथ को यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस किस तरीके से होता है वो देखते हैं आप लोग। तो देखिए, व्हेन डज इट हैपन, तो आपको समझ आएगा कब होता है बेटा, ये ओल्ड एज के सिनेरियो में होता है, जब सैलरी मसल्स हमारा वीक हो जाता है। ओके, कह रहा है नेम द टाइप ऑफ लेंस ऑफ्टन रिक्वायर्ड बाय द पर्सन इज सफरिंग। तो कह रहा है दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इट हैपेंस ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस ड्यू टू एजिंग, है ना, एजिंग के डिफरेंसेस की वजह से होता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द बाइफोकल लेंस। और बाइफोकल लेंस का डायग्राम अगर थर्ड पार्ट में देखिएगा, आपको डायग्राम भी पूछेगा, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है। ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, ऊपर वाला पॉइंट किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। और नियर वाला जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, नियर ऑब्जेक्ट, मतलब नियर वाला के लिए कौन सा बेटा, कन्वेक्स लेंस। तो नीचे वाला कन्वेक्स लेंस हो गया, ऊपर वाला कनकेव लेंस हो गया। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब आप बनाएंगे ना, डिजाइन करेंगे, तो देखिएगा थिकनेस जो होता है ना, ये ऐसा होता है और इसका थिकनेस ऐसा होता है। तो ये कनकेव लेंस हो गया, कनकेव लेंस मतलब बीच से पतला होता है, और ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, तो ये बीच से मोटा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये लेंस बनता है। तो मैंने कोशिश ये करा था कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है और जो डिजाइन करे जाते हैं क्वेश्चंस, वो सारा मैंने इसमें डिस्कशन करा है। कुछ प्रिज्म्स का पार्ट जो है, वो प्रिज्म वाला पार्ट मैं नेक्स्ट जो 1 शॉट वीडियो आएगा उसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। तो आपके पास सिर्फ 3 ही चीज करना है, पहला ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दूसरा 1 शॉट जो वीडियो लेक्चर आएगा, और तीसरा एक आने वाला है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फार्मूलाज। वो ज्यादा का नहीं होगा, हर चैप्टर का मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का वीडियो होगा। इतना चीज आप कर लेते हैं ना, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी और के वीडियो लेक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इधर ही कवर हो जाएगा। तो ये जो बचे हुए दिन है ना, इसको डेडिकेटेड होकर दे दीजिए। जो स्क्रॉल करके आप शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं ना, उसकी जगह क्या कीजिए, सही चीज पे टाइम दे दीजिए, आपका कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। और जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर चीजें वैल्यूएबल याद रख लें, हर चीज का पॉइंट्स। अगर एक बार नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखिए, आपको चीजें माइंड में फिट हो जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।